हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एमबीबीएस के किस्से पार्ट 5 में मेरे साथ यानी डॉक्टर विवेक जैन के साथ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह चैप्टर 4 के फीडबैक से। दोस्तों डॉक्टर इनामुल ने शेयर किया कैसे उनके दोस्त ने टेस्टिस के स्पर्मेटिक कॉर्ड को एग्जाम में स्पाइनल कॉर्ड बोल दिया। हा डॉक्टर इनामुल, मैं आपके इस दोस्त से जरूर मुलाकात करना चाहूंगा। डॉक्टर रश्निता को मेरा बोलने का अंदाज बड़ा लवली लगा। थैंक यू डॉक्टर रश्निता। डॉक्टर हार्दिक पटेल, डॉक्टर गौरव शक्ति और डॉक्टर शिवकांत सिंह को मेरे किस्से बिल्कुल उनकी अपनी एमबीबीएस जैसे लगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब डॉक्टरों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, हमारी मेडिको की लाइफ बिल्कुल एक जैसी ही होती है। डॉक्टर जय आदि योगी ने अपने हॉस्टल में क्रिकेट को टीवी पे दोस्तों के साथ देखने का एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जय। डॉक्टर नील भवसर, हु इज इन हर सेकंड प्रोफेशनल, इज वेटिंग फॉर हर जर्नी अहेड। डॉक्टर नील, मुझे पूरी आशा है आपकी आने वाली एमबीबीएस का सफर भी बहुत यादगार बनेगा। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों साथ के साथ मेरे फाइनल ईयर में आने वाली टॉपर्स की रैंक पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इंप्रेस हुए। मैं लॉर्ड में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं निर्दोष हूं। इट वॉज प्योरली अनइंटेंशनल और मैं कोशिश करूंगा भविष्य में ऐसा कभी भी ना हो। हा डॉक्टर मीनाक्षी ने शेयर किया कैसे उन्हें लगता है कि डॉक्टर लोग भी मजेदार हो सकते हैं। डियर डॉक्टर मीनाक्षी, हो सकता है इसमें मेरा कोई पर्सनल बायस हो, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि सारे प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स की कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा मस्त होती है। डॉक्टर सोनल दास, मैं भी आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। आई एम क्वाइट अ सोशल पर्सन और स्टूडेंट से मिलने का मौका तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता। डॉक्टर हर्षिता और डॉक्टर भूषण को भी दिल से थैंक्स। डॉक्टर यशवर्धन ने मुझसे पूछा कि सर एमबीबीएस में आखिर कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्त, ये किस्से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ 5% से भी कम लाइफ होती है कि एमबीबीएस लाइफ की, और 95% से ज्यादा लाइफ तो सिर्फ पढ़ाई करते हुए ही निकलती है। एमबीबीएस का फर्स्ट डे है और आज का डे है। आज भी मुझे 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई में ही बिजी रहना पड़ता है। एकेडमिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवर फॉर एनी मेडिको। ये एमबीबीएस आसान नहीं दोस्त, एक आग का दरिया है और आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। हजरत अली, जो कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मेरे एमबीबीएस के किस्सों से इंप्रेस होकर एमबीबीएस की तैयारी में लग गए। दोस्त ऐसा ना करें, ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप मुझे गाली सुनाए कि सर आपने मुझे कहां फंसा दिया। बट इफ यू स्टिल वांट टू कम टू द फील्ड, यू आर मोस्ट वेलकम, यू विल श्योरली एंजॉय द फील्ड। और दोस्तों कमेंट ऑफ द एपिसोड रहा डॉक्टर प्राची की तरफ से। तो डियर डॉक्टर प्राची, आपको मैं आंसर करना चाहूंगा बिल्कुल रॉबिनेस स्टाइल में। क्या ये भी ठीक है? तो दोस्तों आप सभी को मेरे तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद इस सीरीज को इतना लाइक करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड से। और दोस्तों ये है मेरा इंटर्नशिप पीरियड जिसने लाइफ के लेसन दिए आपके भाई को, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक करके। तो दोस्तों इंटर्नशिप में सबसे पहली पोस्टिंग आई मेरे अपने फेवरेट डिपार्टमेंट पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, और पीएसएम के साथ मेरा प्यार और भी गहरा हो गया। यहां पर भाई ने सीखा कि टीम वर्क कैसे किया जाता है यदि सक्सेस पानी है। दोस्तों पीएसएम के साथ अपना प्यार और अपने प्यार की बात मैं आपसे डिटेल में करूंगा अपने नेक्स्ट पीजीशिप वाले एपिसोड के दौरान। बैक टू इंटर्नशिप नाउ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था, हम दोस्तों को फेस्टिवल्स और डांस पार्टीज अटेंड करने का एक बहुत जबरदस्त शौक था। और आप जानते हो हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके बस की नहीं होती, जिसकी औकात नहीं होती, फिर भी वो ड्रिंक जरूर करता है और लुढ़क जाता है। दोस्तों इसके बाद मेरे जैसे दोस्त का क्या रोल होता है? अपने उस दोस्त को वापस लाना और उसको उल्टी करवाना। दोस्तों ये येलो कलर में मैं ही हूं। दोस्तों मैंने खुद तो कभी भी आज तक ना स्मोक किया है ना ड्रिंक किया है, लेकिन ये साइड किक वाला रोल बहुत बार किया है और कई बार अभी तक करना पड़ता है। दोस्तों मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैमसी का गूंज फेस्टिवल चल रहा था मेरी पीएसएम पोस्टिंग के दौरान, और उस दिन डांस पार्टी में मेरा दोस्त एसजी ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर ही लुढ़क गया काफी सारा ड्रिंक करने के बाद। और दोस्तों वो था भी बिल्कुल हाथी जैसा, तो हम दोस्त उसे उठा के हॉस्टल तक तो नहीं ला सकते थे। तो दोस्तों उस दिन हमने पीएसएम के रिफ्यूज डिस्पोजल यानी कूड़े के डिस्पोजल का फंडा लगाया और अपने दोस्त को शाही गाड़ी में बिठाकर हॉस्टल तक लाए। पूरे रास्ते सारे कॉलेजियंस ने हमारी खूब हुटिंग की। दोस्तों मानो या ना मानो,
रिफ्यूज डिस्पोजल का सबसे सैनिटरी तरीका यही रहा है आज तक की लाइफ में। दोस्तों एमबीबीएस तक तो पेरेंट्स और फैमिली ने मुझ पर खूब खर्चा किया था, पर आपके भाई ने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि एक बार इनकम आनी शुरू हो जाए फिर घर वालों का एक भी पैसा खर्च नहीं कराऊंगा और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊंगा। दोस्तों एक गांधी जी के हंसते चेहरे वाला 500 का पुराना नोट याद है? मेरी इंटर्नशिप के दौरान मेरा स्टाइपेंड हुआ करता था 6,000 रुपये। दोस्तों उन्हीं दिनों मार्केट में मोबाइल नए नए आने शुरू हुए थे, तो आपके भाई ने अपनी इंटर्नशिप की पहली सैलरी से मोबाइल खरीदा और वो मॉडल था साइमेंस का C35i। दोस्तों आज तक भी मुझे उस मॉडल का नाम, फेस, फील और शक्ल बिल्कुल याद है। दोस्तों और काफी पॉसिबल है मेरे से बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर बेशक रहे हो बैच में, पर शायद अपने 180 बैच के इंटर्न्स में मोबाइल रखने वाला मैं पहला स्टूडेंट था। तो स्वैग है दोस्तों आपके भाई का, और अपने इस आदत को मैंने मेंटेन रखा अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ के दौरान भी। दोस्तों पीएसएम के बाद आई मेरी एनेस्थीसिया पोस्टिंग। हम 5 इंटर्न दोस्तों की एक साथ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, और दोस्तों एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पहले दिन पहुंचते ही हम पांचों को ओटी के चेंजिंग रूम में बिठा दिया गया। एसआर आया और बोला कि तुम पांचों लोगों को पूरे 15 दिन हमारी ओटी टीम के लिए सिर्फ चाय बनाने का काम मिलेगा। दोस्तों ये सुन के मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगा। दोस्तों पर्सनली वैसे तो मुझे सर्जरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था, पर कुछ ना कुछ वहां आए थे तो सीखना तो था ही, अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस तो करनी ही थी। तो मैंने भी एसआर को बोल दिया कि सर कुछ भी हो जाए चाय तो मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए थोड़ा ना मैंने एनेस्थीसिया की पोस्टिंग ज्वाइन की है। दोस्तों एसआर तो बिल्कुल गुस्सा हो गया, बोला चाय तो तुझे बनानी ही पड़ेगी, और वो भी पूरे 15 दिनों तक। दोस्तों लाइफ में पहली बार उस दिन मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने बोला ये बात मुझको सिर्फ मेरे पेरेंट्स बोल सकते हैं, हु आर यू? तो एसआर चौड़ा होकर बोला ठीक है निकल जाए यहाँ से, आइयो 31 दिसंबर के बाद और तेरी पूरी पोस्टिंग रिपीट करवाऊंगा और तुझसे चाय भी बनवाऊंगा, याद रखना। और दोस्तों मैं भी डिपार्टमेंट से गुस्से में निकल गया। दोस्तों वाकई में मुझे एक 15 दिन का अच्छा ब्रेक मिला। दोस्त तो सारे बिजी थे, मैंने घर वालों को ही राजी किया और सबके साथ गोवा की मस्त ट्रिप पर निकल गया। खूब एंजॉय करा उन 12 दिनों में अपनी गोवा की ट्रिप पे। और दोस्तों गोवा ट्रिप के दौरान ही मुझे एक बहुत बढ़िया मस्त आइडिया आया। मैंने वहां की फेमस गोवा की वाइन की 2 बॉटल्स खरीदी और अपने साथ दिल्ली तक वापस लाया हॉस्टल में। वापस आया और सीधा कॉलेज ऑफिस गया और इंटर्नशिप इंचार्ज से मिला और उसको सारा एनेस्थीसिया का वाकया सच सच बताया और उसे समझाया कि यदि मेरी इंटर्नशिप 31 दिसंबर के बियॉन्ड कंटिन्यू होती है तो मैं एम्स का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों उसे थैंकफुली सब कुछ समझ में आ गया और उसने मेरी हेल्प भी की। मैंने उसे गोवा से लाई हुई दोनों वाइन की बॉटल्स गिफ्ट दी और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीशन बुकलेट पर एनेस्थीसिया पोस्टिंग कंप्लीटेड का ठप्पा भी लगवाया। दोस्तों इस पूरे एक्सपीरियंस से आपके भाई को 2 सीख मिली। नंबर 1 कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का कई बार सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल होता है, और नंबर 2 मैंने डिसाइड किया लाइफ में कि अपने जूनियर से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जो मैं खुद नहीं करना चाहता। दोस्तों अपनी मेडिसिन पोस्टिंग के दौरान मैंने कुछ अमेजिंग क्लिनिकल स्किल्स वाले सीनियर रेजिडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देखे। दोस्तों मैमसी और एलएनजेपी हॉस्पिटल की मेडिसिन इमरजेंसी बिल्कुल आपके हॉस्पिटल की तरह है। दिन रात पेशेंट्स आते रहते हैं और कई बार तो एक रात में 70 से लेकर 150 पेशेंट्स तक का एडमिशन होते देखा है मैंने, बट शायद ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और मिल भी नहीं सकता दुनिया में। दोस्तों मुझे याद है मेरी ड्यूटी थी डॉक्टर श्रीधर सीनियर रेजिडेंट के साथ, और उनके साथ 11 बजे रात को मैं मेडिसिन इमरजेंसी की ड्यूटी पर था। रोज की तरह पेशेंट्स नॉन स्टॉप आए जा रहे थे और तभी आया एक 17 से 18 साल का लड़का अपने फादर के साथ काफी बुरी हालत में। डॉक्टर श्रीधर ने उसे 30 मीटर दूर से ही देखकर मुझे बोला ये एक पीएसवीटी का केस है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोले देख विवेक अभी ये पीजी इस पे पूरा टाइम लगाएगा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आएगा और उसके बाद मेरे पास आएगा। और दोस्तों वाकई में यही हुआ। सेकेंड ईयर पीजी डॉक्टर अमन कम से कम 10 मिनट तक उस पेशेंट के बेड पर लगे रहे, पर शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आया, और जैसा कि डॉक्टर श्रीधर सर ने प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल उनके पास दौड़ते हुए आए और बोले कि सर मैंने बहुत कोशिश कर ली पर मुझे कुछ भी इस केस में समझ नहीं आ रहा है। तब डॉक्टर श्रीधर मुस्कुराए और बोले अमन इसको पीएसवीटी है
तुम इसे कार्डियो वर्जन दो, ये लड़का तुम्हारी आंखों के सामने उठकर खड़ा हो जाएगा और ध्यान रखना जाते हुए तुम्हारे पैर भी छूके जाएगा। पर इसे जाते हुए पूरी एडवाइस सही से देना फ्यूचर के लिए। और दोस्तों, हमारे सामने हमने खुद चमत्कार जैसा होता देखा। न सिर्फ हमारे सामने वो लड़का खड़ा हुआ, पर जैसा कि डॉक्टर श्रीधर ने मजाक में प्रिडिक्ट किया था, उसने वाकई में सर के पैर छुए। अमेजिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर श्रीधर। और सिर्फ डॉक्टर श्रीधर ही नहीं, सर्जरी में डॉक्टर सुशांतो, डॉक्टर अमृत, ऐसे सीनियर रेजिडेंट्स की भी अमेजिंग क्लिनिकल स्किल्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे एज अ स्टूडेंट। दोस्तों, आपके भाई को इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या सीख मिली कि लाइफ में जिस भी सब्जेक्ट में पीजी करूंगा उसमें हमेशा बेस्ट बनने की ही कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेडिसिन डिपार्टमेंट का भी मुझे एक मस्त किस्सा याद है। मेरे ही बैच के एक मैडम को काम मिला मॉर्निंग में राउंड से पहले कि बेड नंबर 3, 4 और 5 को आईवी कैनुला लगा दो। कोई मुश्किल काम तो था नहीं, मैडम जी ने लगा दिया। दोस्तों, जब राउंड पर पूरी टीम पहुंची, इंटर्न्स, पीजीज, एसआर्स और फैकल्टी के साथ, तो ये नज़ारा हमें देखने को मिला। मैडम जी ने एक ही पेशेंट के आर्म पे तीनों कैनुला लगा दिए थे। सरप्राइजिंग बात थी, तीनों की तीनों कैनुला बिल्कुल सही चल रहे थे। दोस्तों, पर उस वक्त मुझे याद है, ये देख के पूरी टीम शॉक में आ गई थी। पर दोस्तों, आपके भाई को इससे एक अच्छी सीख मिली कि लाइफ में जितने भी जूनियर्स मिलेंगे उन्हें अपनी फील्ड में फुल ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरी सर्जरी पोस्टिंग के दौरान भी काफी मजेदार इंसिडेंट्स हुए और एक एक किस्सा बिल्कुल क्लियरली याद है मुझे याद है, एक दिन इवनिंग राउंड चल रहा था डॉक्टर सिंह सीनियर रेजिडेंट का, जब उन्होंने ओपीडी से एडमिट हुए एक नए पेशेंट से पूछा कि बाबा जी आपको क्या तकलीफ है। बाबा जी चुप रहे। डॉक्टर सिंह ने दोबारा पूछा, बाबा जी आपको क्या दिक्कत है। बाबा जी फिर चुप रहे। अब तो डॉक्टर अमृत को गुस्सा आ गया, बोले बाबा जी बताते क्यों नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, उसके बाद वो हुआ जो कि पूरा अनएक्सपेक्टेड था। बाबा जी ने डॉक्टर सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोला, दोस्त मुझे ये तकलीफ है। पूरी टीम हंस हंसकर बेहाल हो गई। पता चला बाबा जी को बर्जर्स डिजीज है। यहां से भाई को आपके ये सीख मिली कि लाइफ में बहुत ज्यादा दूसरों को उंगली नहीं करने का। दोस्तों, दूसरा मजेदार एपिसोड भी बाई चांस डॉक्टर सिंह सीनियर रेजिडेंट के साथ ही हुआ। मॉर्निंग राउंड्स चल रहे थे, पूरी की पूरी टीम थी, फैकल्टी, रेजिडेंट्स और इंटर्न्स की। तब डॉक्टर एके सर, जो कि काफी सीनियर फैकल्टी हैं हमारे डिपार्टमेंट की, उन्होंने एक नई भर्ती हुए पेशेंट से पूछा, बाबा जी आपको क्या दिक्कत है। यह सुनकर बाबा जी ने डॉक्टर सिंह की तरफ इशारा किया और बोले, साहब कल शाम को इन्होंने भी बिल्कुल यही सवाल पूछा था। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं इनको अपनी दिक्कत समझा नहीं पाया। तब जानते हो इन्होंने मुझे क्या बोला? इन्होंने मुझे बोला, बाबा जी मुझे तो तुम कुछ नहीं बताओगे, लेकिन सुबह वो सफेद बालों वाला बुढ़ा आएगा तो उसको तुम एक एक चीज बक दोगे। दोस्तों, डॉक्टर सिंह एसआर की शक्ल उस वक्त देखने वाली थी और अगले 5 सेकंड में वो वार्ड के हॉस्पिटल के भी बाहर खड़े थे। भाई को इससे एक सीख मिली कि लाइफ में कभी भी पेशेंट पे ट्रस्ट नहीं करने का। मरीज कभी भी आपको धोखा दे सकता है और ये राइट थ्रू मैंने अपने एग्जाम लॉन्ग केस प्रेजेंटेशन से लेके आज तक देखा है। दोस्तों, मुझे याद है एक दिन डॉक्टर सुशांतो की ओपीडी आफ्टरनून में खत्म होने ही वाली थी, तभी एक बीपीएच का केस आया। तो जैसा कि हमेशा एकेडमिकली होता है, डॉक्टर सुशांतो सर ने सारे पीजीज को बुलवा लिया कि ये क्लासिकल केस है बीपीएच का और इसमें काफी अच्छी फाइंडिंग्स भी हैं, एक पीजी कोई इसका पीआर एग्जामिनेशन कर लो। पर दोस्तों, पीजीज तो पीजीज होते हैं। डॉक्टर सुशांतो के रूम से निकलते ही सारे पीजीज ने ग्लव्स पहना और बाबा जी पर कूद पड़े। बाबा जी तो एकदम से घबरा गए। उन्होंने पूछा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो इस पर हमारे सेकेंड ईयर पीजी ने जवाब दिया, बाबा जी यही इसका इलाज का सही तरीका है, बिल्कुल घबराओ मत। ये सुनकर बाबा जी बोले, बेटा अगर इसके इलाज का यही सही तरीका है तो ये काम तो मैं अपने घर पे कराऊंगा। ये बोले और वो ओपीडी से उठकर भाग गए। दोस्तों, उस दिन आपके भाई को एक सीख मिली कि पेशेंट को भी इंसान समझो, हर बार उसे सिर्फ गिनी पिग मत बनाओ। दोस्तों, मेरे दोस्त एसजे को सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट था। वो सर्जरी को ही अपना करियर बनाना चाहता था, तो सर्जरी पोस्टिंग के दौरान काफी एक्साइटेड रहता था और रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करता रहता था कि मुझसे भी कोई सर्जरी कराओ, मुझसे भी कोई सर्जरी कराओ। एक दिन उसकी लॉटरी लगी। डॉक्टर अमृत ने उसको बोला, चल बेटा तैयार हो जा, आज तेरी बारी है, आज तू ओटी में हाइड्रोसिल ऑपरेट करेगा। दोस्तों, एसजे की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मनचाही इच्छा पूरी हो रही थी। फटाफट उसने स्क्रब किया और पहुंच गया ओटी के अंदर और वाकई में रेजिडेंट्स ने उसे
स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोसील को ऑपरेट करवाया। दोस्तों जैसे ही सर्जरी के दौरान एसजे ने हाइड्रोसील को पंक्चर किया तो सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर मयंक ने हाइड्रोसील को स्क्वीज करके उसकी धार पूरी की पूरी मेरे दोस्त एसजे पर ही डाल दी। एसजे बेचारा सिर से पैर तक हाइड्रोसील फ्लूइड में नहाया हुआ शॉक में खड़ा था और हम सारे इंटर्न्स रेजिडेंट्स बस हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। दोस्तों उस दिन हमें पता चला कि ये मैमसी एलएनजेपी के सर्जरी डिपार्टमेंट का एक रिचुअल है। जब भी कोई पीजी फर्स्ट ईयर या फिर इंटर्न हाइड्रोसील ऑपरेट करता है तो उसको इस हाइड्रोसील फ्लूइड का टेस्ट करवाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से। बट दोस्तों शाम को ओटी खत्म होने के बाद सर्जरी के पूरी टीम ने हमारी पूरी इंटर्न्स टीम को बंगाली मार्केट में एक स्नैक्स पार्टी दी। एक नहीं दो दो सीख मिली यहां पर भी आपके भाई को। नंबर 1 कि जो भी काम करो 100% डेडिकेशन से करो, साथ ही साथ मस्ती से भी करो। और दोस्तों एक और चीज नई उस दिन मैंने सीखी कि मैमसी में एक रूल था कि जब भी कोई सीनियर आपके साथ है तो एज अ जूनियर आप अपना वॉलेट या पर्स नहीं निकालोगे, हमेशा सीनियर ही आपके लिए पे करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। दोस्तों ये इतना जबरदस्त रिचुअल है कि ये आज तक जारी है। आज भी मैं किसी सीनियर या जूनियर से मिलता हूं तो हमेशा सीनियर ही पूरी पार्टी के लिए पे करता है। आई सिंपली लव मैमसी। दोस्तों सर्जरी पोस्टिंग का ही एक और मजेदार किस्सा याद है। एक दिन वार्ड पोस्टिंग के दौरान पीएस मेरी बैचमेट दौड़ती हुई हमारे पास आई और बोली कि मैं एक मेल पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर डाल रही थी बट उसे एकदम से यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है। हम सब घबरा गए और भागते हुए उसके साथ पेशेंट के पास पहुंचे। पीएस तो घबराई हुई थी पर वहां जाके हमने देखा कि मामला तो कुछ और ही था। तब हमने अपनी दोस्त पीएस को बड़े आराम से समझाया कि पीएस ये कोई यूरेथ्रल डिस्चार्ज नहीं है, बट तूने पेशेंट को ही स्टिमुलेट कर दिया। इनिशियली तो पीएस एम्बेरेस हो गई बट उसके बाद हम सब खूब हंसे और पीएस के जाने के बाद तो हमने पेशेंट की भी अच्छी क्लास लगाई और उसे अच्छे तरीके से डोज दिया। दोस्तों बाद में पता चला कि सर्जरी पोस्टिंग के दौरान ये चीजें बड़ी नॉर्मल हैं और आज भी गेट टुगेदर पे जब भी पीएस से मिलते हैं उसको ये वाकया किस्सा याद दिलाकर उसे खूब हंसाते हैं। दोस्तों इस दिन लाइफ में आपके भाई को एक सबक मिला कि लाइफ में हर इंसिडेंट में, हर एपिसोड में अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों इंटर्नशिप के किस्से शेयर करूं और ऑब्स गायनी की बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे याद है ऑब्स गायनी की पोस्टिंग के दौरान, लेबर रूम की पोस्टिंग के दौरान मुझे याद है एक दिन एक लेडी को काफी ज्यादा लेबर पेन्स हो रहे थे और शायद वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ हमारी जो एसआर बत्रा मैम है वो लगातार बोले जा रही थी, जोर लगाओ, इतने दर्द से कुछ नहीं होता, तुम इतने दर्द में कैसे चीख सकती हो, जोर लगाओ। दोस्तों मैडम ने ये बात इतनी बार दोहराई, पता नहीं एकदम से पेशेंट को क्या हुआ, उसमें किसकी आत्मा आ गई, उसने एकदम से मैडम को किक मारी और बोली जब तेरे साथ होगा ना तुझे तब पता चलेगा। और दोस्तों उससे पहले कि हम रिएक्ट करते डॉक्टर बत्रा मैम वाकई में गिर गई। हम सबको बड़ा शॉक लगा, वी वर टोटली एम्बेरेस्ड। लेकिन सरप्राइजिंगली डॉक्टर बत्रा हमारे सामने उठी, उन्होंने उस लेडी की डिलीवरी भी प्रॉपरली करवाई। और दोस्तों एंड में हमने देखा उस पेशेंट को वाकई होश नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। उसने हमारे सामने डॉक्टर बत्रा मैम से माफी भी मांगी। उस दिन डॉक्टर बत्रा मैम से मुझे एक सीख मिली कि लाइफ में हमेशा पेशेंट से प्यार से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो और उसकी भी डिग्निटी को मेंटेन करके रखो और अपना काम हमेशा करते रहो। दोस्तों वो आपको मेरी बैचमेट मैडम याद है, 3 कैनुला वाली, बिल्कुल वही। ओबीजी डिपार्टमेंट में भी उन्होंने अपने आईक्यू का जलवा दिखाया। मैडम को काम मिला ऑल्टरनेट स्यूचर रिमूवल करने का, एक पोस्ट सिजेरियन पेशेंट का बेड नंबर भी उन्हें अलॉट कर दिया गया था। पर मैम ने क्या कारस्तानी की, मैम गई और वार्ड में ऑल्टरनेट बेड्स के सारे स्यूचर्स खोल दिए। उप्स। और क्या सीख मिली भाई को? दोस्तों इस बार तो भाई को आपके कोई भी सीख नहीं मिली। दोस्तों मेरा बैचमेट केसीबी मस्त था, वो गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट की फर्स्ट ईयर पीजी को ही डेट डिनर पर ले गया और वो भी मैडम की ही स्कूटी पर बैठकर। पंडारा रोड पे हुई इस डिनर डेट पर भाई साहब ने प्रॉन ऑर्डर कर दिए और वो जानते नहीं थे कि प्रॉन से उनको एलर्जी है। और दोस्तों 10 मिनट में केसी भाई साहब की हालत प्रॉन खाकर खराब हो गई और बिल्कुल 3 इडियट्स मूवी वाला सीन हुआ
जिसमें बेचारी उस फर्स्ट ईयर पीजी रेजिडेंट ने ही केसी को लाके हमारे मैमसी एलएनजेपी की इमरजेंसी में छोड़ा। ऑफ कोर्स केसी की बुरी हालत थी, लेकिन उसको बचा लिया गया। लेकिन यह रिलेशनशिप यहीं खत्म हो गई। उस पीजी ने इसके बाद तो अपनी यूनिट ही चेंज करवा ली। इससे आपके भाई को क्या सबक मिला? अवॉइड डेट्स इफ यू आर एलर्जिक टू समथिंग। दोस्तों, ओल्ड बॉयज हॉस्टल में लड़कियों का आना जाना बैन था। उसके बावजूद हॉस्टल में पढ़ाई करते हुए, फेस्टिवल के दौरान या इवन रात को खेलते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में हमने कई बार लड़कियों को आते जाते देखा, और उसमें कई बार तो हमारी खुद की बैचमेट्स भी होती थी। पर लगता है हमारे किसी बैचमेट से दूसरे बैचमेट की ये खुशी देखी नहीं गई। तो एक मजेदार वाकया मुझे अभी तक याद है। रात तकरीबन 8 बजे के करीब हम सब दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी एकदम से सायरन की आवाज आने लगी, और एक एक करके पुलिस की गाड़ियां लाल बत्ती वाली सायरन बजाती हुई पूरे हॉस्टल के चारों तरफ आ गई। पूरे हॉस्टल में शोर मच गया, सारा हॉस्टल इकट्ठा हो गया, और कम से कम 20 पुलिस वाले थे। उन्होंने बताया कि आपके हॉस्टल से फोन आया है कि रूम नंबर 73 में एक लड़की का रेप हो रहा है। रूम नंबर 73 का दरवाजा खटखटाया गया तो दोस्तों अंदर से हमारे ही 2 बैचमेट्स निकले, और उनके साथ वाकई में निकली एक दूसरे किसी कॉलेज की अननोन लड़की। अब मेरे दोनों दोस्तों की हालत तो खराब हो गई, पर लड़की ने समझदारी दिखाई और बोली कि मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और इन दोनों के साथ बैठकर पढ़ रही थी। ये सुनकर मेरे दोस्त की जान में जान आई और उन्हें थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर बाकी लोगों ने मिलकर भी पुलिस वालों को समझाया और उन्हें भी समझ में आया। लेकिन जाते जाते पुलिस वालों ने एक और चीज शेयर की कि ये जो फोन है ये आपके हॉस्टल के ही पब्लिक बूथ से आया था। दोस्तों, ये सुनकर तो सबकी हालत खराब हो गई। और उस दिन आपके भाई को क्या सबक मिला कि लाइफ में कभी जलो मत, बट बल्कि काबिल बनो। दोस्तों, उस डीके बॉस वाले दोस्त को आज भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो फोन कॉल मिलाई किसने थी। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ। अगली बार आऊंगा अपनी पीजीशिप और बीवीशिप के स्टोरी लेकर एमबीबीएस के किस्से पार्ट 6 में। आपके एग्जाम आ रहे हैं, तब तक आप पढ़ते रहें दोस्तों। लेकिन जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम्स। स्टे सेफ इन दिस कोरोना टाइम्स। बाय बाय, टेक केयर।